দাদা কেমন আছেন? ভালো। The Honorable Chief Minister of Assam, Himanta Biswa Sarma ji and Navika ji arrive on the stage. आप सब यहाँ आए, बहुत बहुत धन्यवाद। और आज हमारे बीच में आसाम ही नहीं देश के पोस्टर बॉय हिमंत बिस्वा शर्मा जी हमारे साथ हैं पब्लिक मंच पर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हिमंत दादा, एज वी ऑल कॉल यू। आसाम के मुख्यमंत्री हिमंत दादा का पब्लिक मंच पर बहुत स्वागत करते हुए मैं आपसे पूछना चाहती हूं, प्रधानमंत्री ने इस बीच में लोकसभा चुनाव के लिए 400 पार का एक टारगेट दिया है। ये 400 पार तो बहुत आसान होगा आपके लिए, क्योंकि सारे ऑपोजिशन के लीडर्स जो हैं वो गिरफ्तार हो जाएंगे, सारी पार्टियां टूट जाएंगी। 400 क्या, आपके पास 550 सीटें आ जाएंगी। देखिए, ऑपोजिशन का कोई लीडर गिरफ्तार नहीं हो रहा है। अगर आप बोले कि वो लीडर है, कोई गिरफ्तार नहीं हो रहा है। कैंडिडेट ऑपोजिशन का अनाउंस हो गया है। डेली धूमधाम वो लोग मोदी जी को क्रिटिसाइज भी कर रहा है, यात्रा भी निकाल रहा है, तो कोई लोग गिरफ्तार नहीं हो रहा है। और मेरा जो मानना है 400 पार हम लोग करेगा, बट अपना सपोर्ट का साथ, अपना डेवलपमेंट एजेंडा का साथ और मोदी जी का काम का साथ। लेकिन मोदी जी ये बोल के रखा है ना कि मैं खाऊंगा भी नहीं और खाने दूंगा भी नहीं। तो अभी आप वो कैटेगरी में आप आएगा नहीं आएगा, इट इज यू हैव टू डिसाइड। इन स्पाइट ऑफ द प्रेजेंस ऑफ मोदी, आप अगर सोचता है कि मैं एक्साइज का भी घोटाला कर लो, मैं माइनिंग का भी घोटाला कर लो, और मोदी शुड बी अ साइलेंट स्पेक्टेटर, थोड़ा ये टू मच हो जाता है। तो मैं आपसे सवाल पूछती हूँ, अब मैं कुछ नाम बताती हूँ। अशोक चौहान, कारगिल वॉर विडोज का उन्होंने ले लिया, और ये बड़ा स्कैम बीजेपी का ही मुद्दा था। आप देखिए, जब वो बीजेपी जो दिन अशोक चौहान जी पार्टी में ज्वाइन किया है, उस दिन उनका खिलाफ कोई केस नहीं है। तो मतलब आपके पुराने चार्जेस गलत थे? नहीं, आप देखिए पुराना चार्जेस का क्या पृष्ठभूमि था, कोर्ट में क्या जजमेंट दिया। आई कैन नॉट कॉमेंट ऑन द कोर्ट जजमेंट, बट नॉर्मली हमें यह प्रिज्यूम करता हूं कि एक बार कोर्ट किसी को क्लीन चिट देते हैं, उसका बाद वो चीज का बहस नहीं होता है। दैट इज द जुडिशियरी व्हिच वी रेस्पेक्ट। और उसी हिसाब से गरिमा बनते हैं कि एक बार मेरा ऊपर आरोप लग सकता है, मैं लगाऊंगा आरोप, बट एक बार कोर्ट बोल देता है आपका खिलाफ कोई आरोप नहीं है, फिर वी डू नॉट रिपीट दैट। तो फिर अजीत पवार साहब, उनके बारे में भी 70,000 करोड़ के बारे में बात की थी बीजेपी ने। वो पॉलिटिकल एलिगेशंस है। पॉलिटिकल एलिगेशन बीजेपी आने का बाद भी अगर किसी का ऊपर केस है, उसको कोई क्लीन चिट नहीं मिलते हैं। अब हमारा पार्टी में यू कैन बी अलायंस, बट आपका कोई पुराना केस अगर होगा, उसको क्लीन चिट नहीं दिया जाता है। लेकिन मुंबई पुलिस ने मूव किया है कोर्ट के, भाई नहीं, वो तो ऑन मेरिट। नहीं, दैट इज ऑन मेरिट। अगर मुंबई पुलिस को अगर मेरिट में लगता है कि हमारा उनका खिलाफ कोई सबूत नहीं है, मुंबई पुलिस कैन मूव टू द कोर्ट। बट जिसको लगता है कि सबूत है, दे कैन ऑलवेज गो टू द कोर्ट एंड चैलेंज दैट पर्टिकुलर एफआईआर और एफआईआर व्हाट एवर इट इज। लेकिन हिमंत दादा, लोग ये भी कहते हैं कि आप जब कांग्रेस में थे तो आप पर भी चार्जेस। मेरा फिर भी चार्जेस था, मैं मना क्यों कर रहा? और मैं बरिया से सीबीआई ने मुझको नोटिस दिया, मैं सीबीआई का पास चला गया। आप बीजेपी में आए तब से नहीं? यही मैं बार बार बोलता हूं, बीजेपी में ज्वाइन किया 2015 अगस्त में, एंड कोर्ट हैज गिवन मी क्लीन चिट इन 2014 दिसंबर। मैं बीजेपी को किसी को जानते भी नहीं था जब कोर्ट से मुझको क्लीन चिट मिला। तो ये बात आप लोग का जो चैनल में आते हैं बार बार भूल कर देता है, और जब मैं कोर्ट का नोटिस देता हूं तब चुपचाप हो जाते हैं। नहीं, पर ये विपक्ष आप पर इल्जाम लगाता है। वही प्रॉब्लम है ना, विपक्ष का कोई स्टडी नहीं है, विपक्ष का कोई एनालिसिस नहीं है। और आप थोड़ा जोर के पूछो तो भाई उनका ऊपर क्या आरोप है वो भी बता नहीं पाएगा, खाली बोलेगा ओ भाई बताओ तो।
मैं तो हमेशा हर कॉन्क्लेव में जाता हूं, विपक्ष का साथ आप हमें बैठा भी देते हैं। मैं तो पूछता हूं भाई मेरा ऊपर क्या चार्ज है बताओ, और मैं आपको भी पूछता हूं मेरा ऊपर क्या चार्ज है बताओ। चार्ज अरविंद केजरीवाल भी पूछ रहे थे कि उनके ऊपर क्या है बताओ, लेकिन समन नहीं, पे नहीं, समन, देखिए, समन पे देखिए, समन। जब मेरा ऊपर एक समन आया था, पहले समन में मैं चला गया था। 9 समन मैंने ऐसे घुमाया नहीं। 2014 मेरा ऊपर समन आया, मैं बरिया में कलकत्ता गया, मैंने बोला देखो मेरा क्या है बताओ। उन्हें मुझको पूरा 6-7 घंटा पूछताछ किया, तब मैं कांग्रेस का मेंबर था। फिर दिसंबर 2014 मुझको क्लीन चिट दिया, मैं क्लीन चिट लेके सोनिया गांधी का पास गया कि मैडम ये मेरा क्लीन चिट है, अभी आप आसाम को ठीक करो। तो उनने बोला तुम तो क्लीन चिट मिला है लेकिन ऊपर का भी कोड है, थोड़ा इंतजार करो। मैं बोला ठीक है आप इंतजार करो, मुझको इंतजार करना तो नहीं है, मेरा कितना वयस उम्र तो रहेगा नहीं, मुझको आगे बढ़ना है। तो with the clean sheet, I first went to Sonia Gandhi's place. I did not went to AICC बीजेपी हेडक्वार्टर। तो इसीलिए मेरा बारे में जो लोग बोलते हैं उनको थोड़ा सा डिस्टिंक्शन रखना चाहिए। तो सोनिया गांधी जी के पास आप गए और उसके बाद आप राहुल गांधी जी के भी पास गए? मैं नहीं गया राहुल गांधी जी का पास। वो तो उस दौरान 2011 से हमारा प्रॉब्लम शुरू हुआ, उस दौरान उनसे मीटिंग मटंग होते रहा। लेकिन जो दिन सोनिया गांधी ने मुझको बोला कि भाई मैं आपको मदद नहीं कर पाता हूं बिकॉज ऑफ माय कंपल्शन, तब मैंने अपना रास्ता ले लिया। इसीलिए देखिए मेरा इशू में ना कांग्रेस मुझको कुछ बोल सकता है ना मैं कांग्रेस के लिए आंसरेबल है। मैं तो पहले कांग्रेस का प्रेसिडेंट का पास गया, एंड कभी मैं आपको पूरा डेटा लिस्ट दे दूंगा जो आपका स्टूडियो में कि आके ऑपोजिशन ऐसे ऐसे कोई स्पोक्स पर्सन बोलते रहता है, उनको थोड़ा आप डेट दीजिए कि ये डेट से। इसलिए हम वो सब नहीं, हम लोग को क्या करना है। तो सोनिया जी ने क्या राहुल गांधी जी को बताया नहीं होगा कि आपको क्लीन चिट मिला है? सोनिया, टू बी फेयर टू हर, सोनिया ने राहुल को बताया था कि हेमंत का पास बात करो, उनका क्लीन चिट भी है, सारे कुछ है। और देखिए वो क्लीन चिट से कोई सवाल भी नहीं था, वो तो ऐसे एक दिन बुलाने वाला, मेरा ऊपर कोई इंजाम ही नहीं था, तो वो सब अलग बात है। बट ही डज एडवाइज राहुल गांधी कि सी डिड एडवाइज टू राहुल गांधी कि इसको मिला लो। लेकिन राहुल तो बहुत एक्सपर्ट है ना, उनको अपना जगह तो ही जानते हैं। वो अपना माँ को भी नहीं मानते, किसी को नहीं मानते, माँ की बात नहीं मानते हैं। वो तो आप नटवर सिंह का तो बायोग्राफी आप खुद देखा है, आपने खुद पढ़ा है। उनको माँ को वो एकदम नहीं मानते हैं। वो तो मैं जीता जागता एक एग्जाम्पल हूँ। आपने कभी ये नोटिस किया? नोटिस ने मुझको डायरेक्ट बोला कि देखो हेमंत मेरा कंपल्शन है, आई विल नॉट बी एबल टू हेल्प यू, आप थोड़ा राहुल से रिश्ता बनाओ। मैं बोला भाई मैं आपसे आपका साथ में क्लोज हूं या आई कैन कम एंड मीट यू, फिर ये क्या चक्कर है। तो ये राहुल माँ को बात नहीं मानते हैं, सोनिया राहुल से डरते हैं। ये क्यों? बिकॉज घर का जो बच्चा किसी का काम में नहीं होता है, घर में आके हल्ला गुल्ला करके टेबल वेबल तोड़ देता है, उनको तो सब डरता है घर में। आपने देखा है टेबल वेबल तोड़ते हुए? टेबल वेबल तोड़ना मैंने पढ़ा हूं नटवर सिंह का बुक्स में, लेकिन माँ को नहीं मानना वो मैं खुद एक्सपीरियंस किया हूं। तो ये एक अद्भुत ये है, मतलब लेकिन वो जो कास्ट सेंसस की बात करते हैं उसमें तो मेरिट है। आप कास्ट सेंसस आपने क्यों नहीं किया? अभी तो हमारा सरकार ने बिहार में कास्ट सेंसस करवाया। कास्ट सेंसस में तो कोई मना नहीं है, लेकिन कास्ट सेंसस खाली हिंदू में नहीं होना चाहिए। मेरा जो स्ट्रॉन्ग वॉइसेस है, जैसे असम में वी हैव ए मुस्लिम कम्युनिटी, नाउ दे आर डिमांडिंग कास्ट सेंसस कि हमारा कास्ट का सेंसस करो। एक असमीज मुस्लिम कम्युनिटीज है। हमें ये नहीं मानना चाहिए कि खाली कास्टिज्म हिंदू में है, कास्टिज्म मुसलमान में भी है। तो योर कास्ट सेंसस शुड नॉट डायरेक्टेड टू डिवाइड हिंदू, इट शुड बी डन जेन्युइनली। और सारे कास्ट का बीच में कास्ट सेंसस करो। क्रिश्चियन में कास्ट नहीं है, कोई बैप्टिस्ट मानते हैं, कोई कैथोलिक मानते हैं। ये कास्ट का खाली कास्ट इसी से नहीं होता है। एनी सेग्रीगेशन विद इन द कम्युनिटी
मीन्स देयर इज अ कास्ट एंड क्लास। तो आपको अगर कास्ट सेंसस करना है, बिकॉज हिंदू है सेगमेंटेशन, हमारा डिविजन पुरानी दिनों से है कि हम ये कम्युनिटी, आप ये कम्युनिटी, आप बेशक करिए हिंदू में सेंसस, बट एक साथ आप मुस्लिम एंड क्रिश्चियन कम्युनिटी में जी कीजिए, बिकॉज वहां में भी डिप्राइव लोग होते हैं, उनका भी न्याय का बारे में सोचो। वो इकोनॉमिक, वो क्लास है, इकोनॉमी नहीं है, वो क्लास नहीं है। हमारा भी जो कास्ट का जो फाउंडेशन था वो भी इकोनॉमिक ही था, धीरे धीरे वो एक अलग रूप ले लिया। लेकिन मुसलमान समाज में भी जो कास्ट है, अभी प्रधानमंत्री जी पसमाना मुसलमान का बात बोलते हैं, हमारा यहाँ में अभी मैं बराक वैली में से आया, बराक वैली का मुसलमान में एक फिशरमैन कम्युनिटी है, किरेन कम्युनिटी है, एक तालुकदार कम्युनिटी है। दे आर नॉट इकोनॉमिक डिवीजन, दे आर कास्ट। इवन मस्जिद का इमाम भी एक, अगर उनका कम्युनिटी का आप पकड़ ले कि दे आर फ्रॉम ए डिप्राइव कम्युनिटी, उनका कम्युनिटी का इमाम भी बड़े कम्युनिटी का मस्जिद में इमामती नहीं कर सकता है। असम में ही उसका उदाहरण है। देयर इज ए कास्ट इन एवरी रिलीजियन और एवरी स्टार्टा, बट जो हिंदू को डिवाइड करना चाहते हैं, खाली हिंदू का कास्टिज्म फोकस करते हैं, लेकिन मुसलमान या बाकी रिलीजियन का अंदर जो कास्टिज्म कास्ट है, दे डू नॉट वांट टू रिकॉग्नाइज दैट। तो मेरा ये मानना है, आई एम नॉट एस्पाउजिंग माई पार्टीज व्यू पॉइंट, मेरा ये मानना है कि कास्ट सेंसस में कोई मना नहीं है, लेकिन इट शुड इंक्लूसिव, इट शुड इंक्लूड एवरीबॉडी, इट शुड नॉट बी टारगेटेड ओनली इन हिंदू, कि हिंदू को डिवाइड करो। इट शुड, योर पर्पस शुड बी जेन्युइन। आप कह रहे हैं कि आप मुसलमान को भी डिवाइड करेंगे, क्योंकि आप राहुल गांधी अगर हिंदू को डिवाइड करना है तो सबको करो, नहीं तो सबको यूनाइट करो। तो आप यूनाइट करेंगे हम मुसलमानों तो को हिंदुओं के हम साथ? तो पूरा, आप तो कहते हैं नहीं, धुबरी में हमें चुनाव ही नहीं जीतना। नहीं, पहले मेरा बात है मुसलमानों को यूनाइटेड करो, उसमें कोई बड़ा और ऊंचा नीचा नहीं होना चाहिए, हमारा भी नहीं होना चाहिए। अगर हर कम्युनिटी में कोई कास्टिज्म नहीं रहता है, दैट इज अ आइडियल वन, और उसमें तो हमारा तो आसाम इज अ कास्टलेस सोसाइटी एंड वी एंजॉयड दैट, तो हमारा तो कोई इश्यू ही नहीं है। आपका इश्यू सीएए और एनआरसी है? नहीं, हमारा इश्यू देखिए, असम का आइडेंटिटी हमारा इश्यू है। हमारा जो असम का मूल निवासी या भारत का जो मूल निवासी है, दे शुड नॉट बिकम माइनॉरिटी, सिंपल मुद्दा है वो। हमारा इश्यू ऑफ आइडेंटिटी है, इसमें कोई रिलीजन नहीं आते हैं। हमें यही जानता हूं कि भाई मूल निवासियों से असम को आप मत छीनो, तो इतना ही छोटा हमारा डिमांड है। मैं जनता के भी कुछ सवाल आपके सामने रखना चाहती हूं, क्योंकि ट्विटर पर जब हमने सवाल मंगाए तो जनता ने क्या पूछा। कुणाल किशोर का ट्विटर पर सवाल है, ये जो ईडी सीबीआई जैसे प्रशासनिक विभाग हैं, क्या ये सिर्फ विपक्ष के नेताओं को ही समन भेजती है? ऐसा क्यों? अंजनी कुमार राय का गाजीपुर उत्तर प्रदेश से सवाल है, कांग्रेस को वोट देकर फायदा नहीं, जीत भी जाएगा तो बीजेपी में आ जाएगा। इस बयान से क्या आप लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कहीं ना कहीं सवाल नहीं उठा? देखिए, बात ऐसा है, ईडी और सीबीआई का नोटिस रूलिंग पार्टी में भी आ जाता था अगर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं होते थे। नरेंद्र मोदी जी ऐसे स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट को ऐसे सलाहता है, किसी को करप्शन करने का सोच भी नहीं सकता है। अगर विपक्ष में भी सोनिया गांधी, राहुल गांधी इतना स्ट्रिक्ट कर देते हैं जैसे मोदी जी करते हैं, विपक्ष में भी ईडी और सीबीआई का नोटिस नहीं जाएगा। लेकिन आप कर्नाटक, तेलंगाना जैसा प्रदेश को अगर आप एटीएम बनाएगा, कोई दिन ना कोई दिन तो ईडी सीबीआई का नोटिस जाएगा ही जाएगा। आप कह रहे हैं कि बीजेपी का कोई भी स्टेट एटीएम नहीं है? होना ही नहीं पड़ेगा। तो इतने पैसे आपके पास कहां से आते हैं? इलेक्टोरल बॉन्ड कहां से आते हैं इतने पैसा? वो एक आपने सुपरलेटिव लगा दिया। हमारे जो कार्यकर्ता भी असम में, मेरा जो चुनाव होगा, हमारा कार्यकर्ता लोग ही संभाल देगा। उसके लिए मैं किसी से पैसा मांगने का जरूरत नहीं है, इसलिए मोदी जी असम को इतना पैसा दिया है, हमें और क्या चाहिए? सबका अकाउंट में पैसा भरा हुआ है, हर महीना अरुणोदय जमा होते हैं, हर साल कृषक सम्मान निधि जमा होते हैं।
आपको चुनाव कर एक्स्ट्रा कुछ पैसा लेना तो नहीं है। तो फिर इलेक्टोरल बॉन्ड में 6,000 करोड़ से ज्यादा क्यों आया? वो तो आपको इलेक्टोरल बॉन्ड में लोग तो चेक काट के दिए है, कोई तो काला रुपया तो नहीं दिया है। लेकिन लोगों का कहना है कि ये एक्सटॉर्शन डिपार्टमेंट है, रेड करो फिर उसी कंपनी से अकाउंट में ले लो। मतलब इलेक्शन शुड बी कंडक्टेड विदाउट डोनेशन। आप इलेक्शन कमीशन ने बोल दिया है कि 90 लाख रुपीस हर एमपी कैंडिडेट का पास होना चाहिए। दे हैव द स्पेंडिंग लिमिट ऑफ 90 लाख। वो 90 लाख रुपीस पार्टी तो भेजेगा कैंडिडेट्स को। अगर चुनाव में बिजनेस कम्युनिटी थ्रो चेक, या मेरा भी मन है, यू वांट प्योरिटी ऑफ डेमोक्रेसी, आप अगर चेक में डोनेट करने का रास्ता नहीं होते हैं तो देश में ब्लैक मनी आएगा। वन शुड सी द स्पीचेस ऑफ लेट अरुण जेटली। अरुण जेटली जी ने क्या बोला था कि आप चुनाव प्रक्रिया में व्हाइट मनी आने दीजिए, अगर व्हाइट मनी आते हैं तो काला धन अपने आप चला जाएगा। मैं पूछना चाहती हूं, आप पर आरोप लगता है कि 2 सिटिंग चीफ मिनिस्टर्स को आपने इसी दौर में, यानी कि लोकसभा चुनाव, एक चुनाव अनाउंसमेंट से पहले हेमंत सोरेन को अरेस्ट किया गया, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, और दूसरा मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट के बाद अरविंद केजरीवाल को कल अरेस्ट किया गया है। मैं पूछना चाहती हूं कि सचमुच जो आरोप लग रहा है कि मोदी जी केजरीवाल जी से डरे हुए हैं, ये सही है? देखिए, अगर आपका पास 1 नोटिस आते हैं, 2 आते हैं, 3 आते हैं, 9 नोटिसेस होते हैं, लेकिन आप अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने नहीं जाते हैं। जब मोदी जी मुख्यमंत्री था, गुजरात का मुख्यमंत्री, मोदी जी का उस समय एसआईटी फॉर्म हुआ, मोदी जी को नोटिस दिया गया एसआईटी को सामने आने के लिए। मोदी जी वेंट एंड मोदी जी अपीयर बिफोर द एसआईटी। आपको दृश्य भी मालूम, अभी भी इट इज इन द, यू कैन रिकलेक्ट दोज विजुअल्स। अमित शाह जी का ऊपर नोटिस आया, अमित शाह जी नोटिस को रेस्पेक्ट किया, कोर्ट ने बोला कि आप गुजरात मत जाओ, ही हैज नॉट गन। नाउ ये जो दोनों सीएम का एक बातें है कि आपको ईडी हो, सीबीआई हो, एनी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी, अगर आपको नोटिस देते हैं और आप विपासना में चला जाते हैं तो व्हाट विल बी द लॉजिकल कंक्लूजन? और एक बात कम से कम भारत में एक अभी प्रतिष्ठा हो गया कि करप्शन करेगा तो सीएम का भी कोई एग्जेम्पशन नहीं है फ्रॉम अरेस्ट। सो वी आर ऑन नोटिस नाउ। पर वो कह रहे हैं कि वो अक्यूज्ड है ही नहीं, तो मैं क्या जवाब दूंगा? एक कानून हो गया ना कि सीएम इज नॉट ऑल्सो अबव द लॉ। मैं जनता से पूछना चाहूंगी, कुछ सवाल हैं। आप समझते हैं कि केजरीवाल को जो अरेस्ट किया गया है वो सही है? हाथ खड़ा करें, कौन सवाल पूछना चाहेगा? चलिए, यहां माइक अगर दिया जाए। सर, मेरे सवाल ऐसे है कि जो कांग्रेस का, इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो भारत जोड़ो यात्रा थे, उसके बाद कांग्रेस के दावा थे कि पूरे भारत के समर्थन उन लोग को मिले हैं, और वो बताया है कि इस बार के जो चुनाव है वो लोग पूर्ण बहुमत से जीतेंगे। सो आप लोग का जो, हम लोग पहले होता रहे, फर्स्ट टाइम होता रहे, सो हम लोग को एक बात बहुत अच्छा लगा कि बीजेपी का जो टैगलाइन है, अब की बार 400 पार, वो हमको अट्रैक्ट किया है। सो कांग्रेस का जो ये भारत जोड़ो स्ट्रेटेजी है, वो बीजेपी का अब की बार 400 पार का जो प्लेन है उसको तोड़ेगा क्या, वो ब्रेक करेगा क्या? देखिए, मेरा हिसाब से जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा का शुरुआत किया, जो मैसेज होना चाहिए वो मैसेज वहां नहीं हुआ। जैसे आपने देखा होगा असम में भारत जोड़ो न्याय यात्रा आया, जो दिन राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हो रहा था, उसी समय, एग्जैक्ट समय में उन्होंने बोला कि हम बटद्रवा थान में जाऊंगा। तो हमने बोला 2 घंटा पीछे जाइए, किस लिए? असम और यूपी मत कीजिए, राम वर्सेस शंकरदेव मत कीजिए। फिर क्या क्या रास्ता में बैठ गया, फिर यूपी चला गया, यूपी में कोई रिपोर्टर उनको सवाल किया, वो पूछने लगा तुम्हारा कास्ट क्या है। तो जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा था वो भारत तोड़ो अन्याय यात्रा तक कन्वर्ट हो गया है।
तो वो कोई यात्रा में कुछ रहा नहीं अल्टीमेटली। तो मेरा नहीं लगता है कि उससे कांग्रेस को बल मिला। लेकिन आप अगर देखते हैं जैसे वो असम पहुंचा, असम में लोग कांग्रेस छोड़ दिया, बंगाल पहुंचा, ममता बनर्जी ने बोला आई एम नॉट विथ यू। फिर बिहार पहुंचा, बिहार पहुंचते पहुंचते नीतीश कुमार जी ने बोला मैं आपका साथ नहीं हूं। फिर यूपी पहुंचा, यूपी पहुंचते पहुंचते जयंत चौधरी ने बोल दिया कि मैं आपका पास नहीं हूं। तो मतलब जहां जहां न्याय यात्रा गया वहां वहां कांग्रेस का जो बचा कुचा भी था वो भी खत्म करके ही राहुल गांधी आगे बढ़ते गए। नॉर्मली लोग आगे बढ़ता है एनिमी कैंप को डिमोलिश करते हुए, बट राहुल एक जीनियस है और अपना कैंप को ही डिमोलिश करते आगे बढ़ गए। आपको लगता है कि ये जो प्रधानमंत्री ने बार बार उन पर एक तंज कसा है कि लॉन्च रीलॉन्च देखिए, ये रीलॉन्च, क्या होता है, हर चुनाव का पहले उनको लॉन्च किया जाता है। ठीक है, लॉन्च फेल हो जाता है तो आप फिर रीलॉन्च होते हैं, एक ही प्रोडक्ट को आप लॉन्च रीलॉन्च। कांग्रेस को तो मैंने देखा हूं फ्रॉम 2014 यही गेम चलता हुआ है, एक लॉन्च फेल हो गया तो रीलॉन्च करो।